मॉर्निंग क्लास 9। आज शुरू करते हैं हमारा आज का क्लास। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर सिविक्स में कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं अपनी क्लास। सबसे पहले व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन से शुरू करेंगे। हमने इसकी लास्ट क्लास में कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस किया था, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशंस। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो कॉन्स्टिट्यूशंस बना कितने समय में और कौन कौन लोग थे। तो सबसे पहले वापस एक बार रिव्यू करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशंस किसे कहते हैं। हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे, तो एक बार फिर से रिव्यू करते। कॉन्स्टिट्यूशन क्या? अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो कॉन्स्टिट्यूशन अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो फॉलोड बाय पीपल एंड द गवर्नमेंट, दोनों फॉलो करते हैं। इसे कहा जाता है दिस इज़ द सुप्रीम लॉ। इसके ऊपर कोई रूल्स नहीं है, सुप्रीम है ये सबसे ऊपर है, सुप्रीम लॉ ही है। तो इसी तरह से वापस से कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलोड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री एंड द गवर्नमेंट। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस क्यों चाहिए? ये कॉन्स्टिट्यूशंस करता क्या है और हमें क्यों चाहिए? तो फर्स्ट ऑफ ऑल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री इज़ अ सेट ऑफ रिटन रूल्स दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल द पीपल लिविंग टुगेदर इन द कंट्री। जैसा अभी हमने डिस्कस किया था कि सेट्स ऑफ रिटन रूल्स हैं जो बाकी सभी पीपल्स को एक्सेप्ट करते हैं। जो भी देश में रहते हैं वो उनको अपने देश के रूल्स को एक्सेप्ट करना पड़ता है। फिर ये द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम लॉ सबसे ऊपर यही है, इसके ऊपर कोई रूल्स नहीं होती है। दैट डायरेक्ट द रिलेशन, जो डायरेक्ट रिलेशंस को डायरेक्ट करता है अमंग पीपल लिविंग इन अ टेरिटरी। उस एरिया में, उस देश में, उस कंट्री में जो भी लोग रहते हैं उसको कैसे क्या करना है उस पर पूरा उसके अंदर रूल्स भी लिखा रहता है। फिर इसकी रिलेशन कैसी होती है पीपल्स के साथ विद द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स। तो गवर्नमेंट और पीपल्स की रिलेशंस क्या होती है वो भी लिखी रहती है। अब आता है नंबर 1। नाउ व्हाट डज कॉन्स्टिट्यूशन डज। कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? तो सबसे पहले इट क्रिएट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट। वो सबसे पहले ट्रस्ट जो है आपस में लोगों के बीच में, सबसे पहले ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है। विश्वास करना, उस पर कोऑर्डिनेट करना, साथ में मिलके काम करना विद द डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम क्योंकि हमारे देश में क्या है, डाइवर्सिटीज़ है, डिफरेंट पीपल्स हैं, उनके साथ रहना, मिलके कोऑर्डिनेट करना, उनके बीच में एक ट्रस्ट बनाना, ये सबसे बड़ा काम होता है। फिर दूसरा, सेकंड, इट स्पेसिफाई हाउ द गवर्नमेंट विल कॉन्स्टिट्यूट हु विल हैव पावर टू टेक विच डिसीजंस। दूसरा क्या बताया कि गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, कैसे कौन जो है देखेंगे कि किसके पास कितना पावर होना चाहिए, वो डिसीजन जो ले रहा है वो किस तरह से ले रहा है, किस बेस पे ले रहा है, वो विल हैव पावर टू टेक विच डिसीजंस। थर्ड है इट लेज डाउन द लिमिटेशंस। अब हमने जब बोला कि पावर्स जो है वो डिसाइड करेंगे किसके पास कितना पावर होगा डिसीजन लेने में, तो फिर ये भी बहुत ज़रूरी है कि पावर्स जो है लिमिट्स में होना चाहिए। लिमिटेशंस ऑफ द गवर्नमेंट्स पावर बहुत ज़रूरी है। एंड टेल अस अबाउट द राइट्स ऑफ सिटीजन्स। और उसके राइट्स, सिटीजन्स की राइट्स क्या है वो भी बताती है। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपने पहला चैप्टर में याद है अगर पढ़ा होगा जिम्बाब्वे वाले स्टोरी में, कि जिम्बाब्वे में वहाँ पे क्या हो गया था कि वहाँ का जो प्रेसिडेंट था वो इंक्रीज़ एवरी ईयर जो है वो पावर को इंक्रीज़ कर रहा था, सिटीजन्स की राइट्स को रिड्यूस कर रहा था। तो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और लास्टली, फोर्थली क्या बोला है, इट एग्जिबिट्स द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल अबाउट द कंट्री। साथ में एस्पायर करता है लोगों के अंदर, जिसके कारण वो अपने देश के लिए क्या करना है, देश के लिए किस तरह से उसको बेनिफिट करना है, ये इंस्पायर करता है। इसमें योगदान उसका बहुत ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ें हैं, फोर पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशंस। ठीक है, अब एग्जांपल्स यहाँ पे दिया गया है, अ लिविंग एग्जांपल कि if we don't have any constitution then what can happen to a country।
अगर आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो आपके साथ क्या हो सकता है देश में। तो यहाँ पे एग्जांपल है, देखो कि यहाँ पे एग्जांपल दिया साउथ अफ्रीका का, वेरी गुड एग्जांपल दैट बिकम अ डेमोक्रेटिक स्टेट्स। ये कब बना? एट द मिडनाइट ऑफ 26 अप्रैल 1994। हम आज़ाद हुए थे 1947 और ये हुए 1994। बहुत हमसे भी लंबा पीरियड इन्होंने स्ट्रगल किया, ठीक है। और ये सफ़र हो रहे थे। साउथ अफ्रीका पे रूल कौन कर रहा था? वही यूरोपियन कंट्री, वाइट पीपल्स ही रूल कर रहे थे। एंड दे आर रूलिंग बेस्ड ऑन एपाथाइड। नाउ व्हाट इज एपाथाइड? दैट इज रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कलर के बीच पे डिफरेंसेस करना बेस्ड ऑन कलर। तो जो बेस्ड ऑन कलर के बीच पे डिस्क्रिमिनेट करना, भेदभाव करना, तो वहाँ पे मेनली क्या है? वाइट एंड ब्लैक। तो साउथ अफ्रीका कंट्री बिलोंग्स टू ब्लैक पीपल। ये नेटिव पीपल है, उनके पीपल्स है। और वाइट पीपल्स जो बाहर से गए यूरोपियंस, वो जाके उन पे रूल करे। लेकिन उन्होंने रूल करना शुरू किया किस बेस पे? एपाथाइड, कि हम वाइट पीपल से हमारे पास पावर ज़्यादा होना चाहिए और ब्लैक पीपल से वो इन्फीरियर है, ठीक है। तो इसी तरह से इन्होंने शुरुआत कर दी और ये बहुत लंबे समय तक चलता गया। वाइट पीपल्स बिहेव विथ ऑल द नॉन वाइट्स, जो ब्लैक पीपल्स थे उनके साथ, कि दैट दे आर इन्फीरियर, वो अच्छे नहीं है, उनकी दे डोंट नो हाउ, कल्चर्स उनका अच्छा नहीं है, दे डोंट नो द कल्चर्स, दे आर नॉट गुड इन स्टडीज़, तो दे आर नॉट सोशली, तो उससे मिक्स नहीं होना, उनके पास कोई भी नॉलेज नहीं है, पॉलिटिक्स रूल, देश को रूल नहीं कर सकते। तो उसी तरह से इन्होंने इस बेस पे इन्होंने उसके ऊपर रूल करना शुरू किया। एंड दे रूल ओवर देम विथ आर्म्स एंड फोर्सेस, हथियार के साथ, पावर्स के साथ, विदाउट गिविंग एनी पॉलिटिकल राइट्स। उनके पास कोई भी राइट्स नहीं थी पॉलिटिकल। आफ्टर स्ट्रगल्स अ लॉन्ग, थोड़ा नहीं, बहुत अच्छा लंबा समय तक स्ट्रगल्स किया, फिर बाद में साउथ अफ्रीका बिकम फ्री फ्रॉम दिस इविल एपाथाइड्स। और उसके बाद जाके ये एपाथाइड से उन्हें छुटकारा मिला। इवन महात्मा गांधी, हमारे देश के जो अपने फादर ऑफ नेशन कहा जाता है महात्मा गांधी, इन्होंने भी इस फाइट में साउथ अफ्रीका जब गए थे तो ही ऑल्सो टुक पार्ट इन इट, उन्होंने भी उनके लिए लड़ा था, ठीक है। तो इसी तरह से इनकी लीडर जो थे नेल्सन मंडेला, ही वॉज द लीडर हु फाइट। नाउ आफ्टर द अपीयरेंस ऑफ द न्यू डेमोक्रेटिक, जब देश आज़ाद हुआ, जब वो डेमोक्रेटिक हुआ 1994 में, तो ब्लैक लीडर्स ने क्या किया? रिक्वेस्ट द फेलो ब्लैक, उन्होंने रिक्वेस्ट किया, जो फेलो थे उनको कहा कि हम तो आज़ाद हो गए, लेकिन प्लीज़ जो हमारे साथ लोगों ने जो किया था, फॉरगिव द वाइट पीपल्स, हमें वाइट पीपल्स को माफ़ कर देना चाहिए। फॉर द एट्रोसाइड, जो भी उन्होंने हमारे साथ अच्छा काम नहीं किया था, गलत काम किया था, उसके लिए हमें उसको माफ़ कर देना चाहिए। तो ये किसने कहा था? ब्लैक पीपल ने कहा। किसे? अपने ही ब्लैक पीपल्स को कहा, क्योंकि वो अब वो क्या कर रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे ना, दे आर बिकम डेमोक्रेटिक कंट्री। दे सेड लेट अस बिल्ड अ न्यू साउथ अफ्रीका बेस्ड ऑन इक्वलिटी। तो उन्होंने कहा कि हम एक साउथ अफ्रीका बनाए नया, जो इक्वलिटी पे बेस्ड हो, इक्वलिटी ऑफ ऑल रिलीजियस, ऑफ ऑल रेसेस, कोई भी हो, ब्लैक वाइट को भी हो, जेंडर और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ इंपॉर्टेंट है, सोशल जस्टिस, सबके पास न्याय हो, एंड ह्यूमन राइट्स सबको मिले, हम वैसा देश बनाए। फिर उन्होंने कहा द पार्टी विच रूल थ्रू ऑपरेशंस, जो रूल कर रहा था, जो हमें दबा रहा था, ऑप्रेस कर रहा था, एंड द पार्टी दैट लीड द स्ट्रगल, फ्रीडम स्ट्रगल, और जो पार्टी लड़ रहा था, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था, टुगेदर, हम दोनों ही मिलके एक नया कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं जो दोनों के लिए फ़ायदेमंद हो। तो इस तरह से ब्लैक पीपल्स ने अपने ब्लैक फेलो को कहा कि हमें वाइट पीपल्स को माफ़ कर देना चाहिए, भले उन्होंने जो भी कहा, और हम एक ऐसा देश बनाते हैं जहाँ पे सबके लिए इक्वल राइट्स हो, जो हम पे रूल कर रहे थे और हम जो लड़ रहे थे अपनी आज़ादी के लिए, दोनों मिलके कॉमन कॉन्स्टिट्यूशंस बनाते हैं।
सो आफ्टर 2 years ऑफ डिस्कशंस, उनको 2 years डिस्कशन को लगा, फिर डिबेट्स हुआ और जाके फिर उन्होंने एक फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशंस को बनाया। कहा गया द वर्ल्ड हैज़ एवर हैड, इतना अच्छा सबके बारे में सोचा गया है, इसके लिए कहा गया। नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड इट्स सिटीजन द मोस्ट एक्सटेंसिव राइट्स अवेलेबल इन द कंट्री। जो हो सकता था सभी राइट्स अपने सिटीजन्स को उन्होंने अवेल करवाया, मतलब अपने लोगों को, सिटीजन्स को उन्होंने दिया। कलेक्टिवली दे डिसाइडेड, साथ में उन्होंने क्या किया, दैट दे विल सर्च इन द सर्च ऑफ अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स, कि सब मिल के, एक अकेले से नहीं होगा, जो भी प्रॉब्लम होगा उसकी प्रॉब्लम की सॉल्यूशंस को हम फाइंड आउट करेंगे। नोबडी शुड बी एक्सक्लूडेड, किसी को हम निकाल नहीं सकते। नो वन शुड बी ट्रीटेड इवल्स, किसी को हम डेविल्स नहीं बोल सकते कि वो बुरा है। दे एडमिटेड दैट एवरीबडी शुड बिकम पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, सभी मिलके हम प्रॉब्लम के सॉल्यूशन निकालेंगे। वॉट एवर माइट दे हैव डन इन द पास्ट, भले वो पास्ट में क्या कर रहे थे उसे भूल के सब मिलके हम एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। एंड दैट इज़ द स्पिरिट, और जिसके कारण कहा जाता है कि साउथ अफ्रीका एज अ गुड एग्जाम्पल विच शोज़ कि कॉन्स्टिट्यूशन कितना इम्पोर्टेंट है। जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था वो लोग रूल्स दब रहे थे, फिर जब उन्होंने मिला तो उन्होंने कहा कि फिर हम भी वैसे ही बन जाएंगे, अगर वो हमारे ऊपर वो रूल कर रहे थे फिर अब हम उनके ऊपर रूल करेंगे। तो ये सब भूल के हम सभी मिलके अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल था जिसके कारण जिससे पता चलता है वाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशंस। नहीं, हाउ आर द कॉन्स्टिट्यूशंस ड्रॉ अप, हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशंस कैसे बना, ये अपने क्लास 8 में एक बार हमारा चैप्टर्स था बेटा, इस चैप्टर्स को हमने पूरा का पूरा वहाँ पे डिटेल्स में पढ़ा था और कहा भी था कि जस्ट बी केयरफुल, वी विल हैव द सेम चैप्टर इन 9th ऑल्सो बट इन डिफरेंट। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, अलग तरीक़े से हमने वहाँ पे कुछ अलग पढ़ा था, बेसिक सेम था। तो मेनी कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट ईजी टास्क, मेकिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन, ये बहुत ईजी नहीं था, इसमें बहुत समय लगा एंड इट बिकम स्टिल मोर कॉम्प्लिकेटेड बी व्हेन वी स्टडी इट वाज डिफरेंस टू इंडिया। रीड हियर द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया आर ड्रॉन टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस। यहाँ पे सब इंट्रोडक्शंस है, ये रहा नीचे, और ये पिक्चर्स है आपके बुक्स में थोड़ी और क्लियर दिखेगी। पर्सन वॉज साइनिंग, यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन की बुक रखी हुई है, ये बुक्स रख रही है जवाहरलाल नेहरू, दे वर साइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशंस। नाउ द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डन बाय द असेंबली। तो जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो बनाने वाले के लिए सबसे पहले असेंबली बनाया गया। हु विल ड्राफ्ट, उसे बनाएगा कौन, तैयार कौन करेगा, पीपल, सो दैट पीपल शुड बी इलेक्टेड, उसको इलेक्ट करना पड़ेगा। सो इलेक्टेड, तो असेंबली जो थी वहाँ पे उसको चूज़ किया गया इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, और जिसके कारण उस असेंबली को नाम दिया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और ये शुरू हुई थी, कब हुई थी, इन द ईयर 1946 में जुलाई, मतलब बिफोर वी गेट इंडिपेंडेंस, उससे पहले एक साल। नाउ द मेंबर वाज चूजन फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जब चूज़ हो गया इलेक्टेड के कारण, इलेक्शंस, रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड हो गए। इन द फर्स्ट मीटिंग, जब उनकी फर्स्ट मीटिंग हुई 1946 में दिसंबर, लेटर द कंट्री वॉज पार्टीशंस, उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर इंडिया एंड पाकिस्तान पार्टीशंस हो गया, डिवाइड हो गए। और हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बचे वो कितने, 299, और ये 299 मिल के उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म्ड किया। सो अब वो पूरी तैयार हो गई कब, 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गई, एंड इट वॉज इन फोर्स ऑन 26, और इन फोर्स कब हुई, 26 जनवरी 1950, लेकिन तैयार कब हुआ बन के, 26 नवंबर 1949। नाउ टू रिमेंबर दिस डे वी सेलिब्रेटेड, अब यहाँ पे कहा गया कि हमने सेलिब्रेट कर, इसे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं एवरी ईयर एज अ रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी, बट 26 नवंबर 1949 इट हैज़ बीन कंप्लीटेड। फोर्थ में कब आया, 50 में, 26 जनवरी। वाई, इट वॉज डिले फॉर 1.5 month,
सो व्हाट वाज द रीजंस बिहाइंड, उसके पीछे रीजंस क्या है? वी विल बैक इन द हिस्ट्री, अगर हम पीछे जाते हैं, सो इट वाज इन द ईयर 1929 द फ्रीडम फाइटर्स, जो लीडर्स थे, हमारे लीडर्स जो थे फ्रीडम फाइटर्स के, उन्होंने क्या किया? दे हैव टेकन अ मीटिंग, दे हैव कंडक्टेड अ मीटिंग्स एंड दे हैव टेकन द प्लेज। उन्होंने मीटिंग हुआ था 1926 इन द मंथ ऑफ दिसंबर, ठीक है। कांग्रेस लीडर्स ने वहाँ पे मीटिंग की थी और वहाँ पे उन्होंने प्लेज लिया। प्लेज लिया किसके लिए? फुल इंडिपेंडेंस, फुल इंडिपेंडेंस। उस समय हम आज़ाद नहीं हुए थे, हमें आज़ादी नहीं मिली थी। पीपल्स आर फाइटिंग, द लीडर्स आर फाइटिंग फॉर द इंडिपेंडेंस, और ब्रिटिश गवर्नमेंट्स ने हमें थोड़ी बहुत राइट्स दी थी, लेकिन हमारे जो लीडर्स थे उन्हें वो थोड़ी बहुत राइट्स नहीं चाहिए थी। वो कह रहे थे दे विल फाइट फॉर फुल इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज, फुल इंडिपेंडेंस। तो उन्होंने इस तरह से प्लेज लिया, शपथ लिया और डिसाइड किया दैट इन द ईयर 1930, दैट इज़ नेक्स्ट ईयर, क्योंकि मीटिंग कब हुई थी? मीटिंग हुई थी दिसंबर 1929। प्लेज लिया, फिर डिसाइड किया मीटिंग के थ्रू कि जनवरी 26 1930, ये देखो 26 जनवरी 1930 दे हैव होस्टेड द फ्लैग। उन्होंने एज अ इंडिपेंडेंट डे सेलिब्रेट किया था और पहली फ्लैग होस्ट किया था। फ्लैग जो है हमारा एज अ इंडिपेंडेंट फ्लैग होस्ट किया था किस दिन? 26 जनवरी। तो इस दिन को याद रखने के लिए इन द हिस्ट्री, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया 26 नवंबर, तो उन्होंने डिसाइड किया वी विल वेट फॉर 1 मंथ, देन इन द नेक्स्ट मंथ हम इसे इन्फोर्स में लेके आएंगे, इसे लागू करवाएंगे, ताकि हमें हमारा वो दिन याद रहेगा जिस दिन हमने वो शपथ लिया था और हमने 26 जनवरी को एज अ इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया था, इसके लिए। तो इसके पीछे का हिस्ट्री याद होना चाहिए आपको भी, ठीक है। इसी तरह से फिर बाद में अब यहाँ पर एक और चीज़ याद रखोगे कि जब 26 नवंबर को ये बन के तैयार हुआ था, तो इन 2015 से इसे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, इन्होंने डिसाइड किया कि वी शुड रिमेंबर दिस डे ऑल्सो एज अ कॉन्स्टिट्यूशन डे, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करते हैं हम लोग 26 नवंबर। तो इसी तरह से अब इसे भी याद रखेंगे कि 26 नवंबर वी हैव कंप्लीटेड द कॉन्स्टिट्यूशंस, इट वाज इम्प्लीमेंटेड ऑन 26 जनवरी। तो 26 नवंबर इट हैज़ बीन सेलिब्रेटेड इन आवर कंट्री एज द कॉन्स्टिट्यूशन डे, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने पढ़ी थी 9th में, एक बार वापस से रिकॉल कर दिया। Now this assembly had a fair geographical shares of member from all the regions of the country. अब यहाँ कहा गया ये सभी एरिया से, सभी स्टेट से लगभग कोशिश की थी कि सभी से, हर रिलीजन से, हर रीजन से कोई ना कोई मेंबर्स को चूज़ किया जाए, ताकि जब ये असेंबली जब मीटिंग करेगी और जब रूल्स बनाएगी तो सभी के लोग प्रेजेंट होना चाहिए। जो भी लोग फ्रीडम फाइटर्स में एज ए स्ट्रगल कर रहे थे वो भी थे इसमें प्रेजेंट थे असेंबली के अंदर। सो द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज कॉन्सेंससली एग्रीड अपॉन, और सभी ने मिल के इसके ऊपर जो भी काम हुआ सबकी एग्री के थ्रू हुआ। और द असेंबली इटसेल्फ इंक्लूडेड वेरियस पॉलिटिकल ग्रुप्स एंड ओपिनियंस पीपल्स ऑल्सो, बहुत सारे पॉलिटिकल ग्रुप्स के लोग थे, ओपिनियंस पीपल्स थे, ठीक है। तो इसी तरह से द असेंबली में हैड मेनी मेंबर्स हु डिड नॉट एग्री विद द कांग्रेस, कुछ ऐसे भी थे जो कांग्रेस से एग्री नहीं करने वाले थे। सोशली टू द असेंबली हैड मेनी मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेज ग्रुप्स ऑल्सो, कास्ट, रिलीजियस एंड ऑक्यूपेशंस, सभी से अलग अलग लोग लिया गया था ताकि सबके बारे में सोचा जाएगा और रूल्स बनाया जाएगा। इवन इफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज इलेक्टेड by universal adult franchise, its composition would not have been much different. उस समय भी लिया गया था इलेक्शंस, लेकिन फिर भी बेस्ड ऑन कहा गया यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, लेकिन फिर भी इसकी कॉम्पोजिशन जो थी कहा गया उतनी ज़्यादा डिफरेंट नहीं थी,
मेन इंटेंशन था कि सभी रिलीजन से, सभी रीजन से अलग अलग लोग जो है उसमें मेंबर्स रहें, ताकि जब रूल्स बने दे ऑल शुड बी प्रेजेंट, और जब रूल्स बने तो सबके बारे में सोचा जाए, डिबेट जब हो तो सभी उसमें पार्ट्स ले, इसी तरह से। So at last, the way in which the Constituent Assembly worked gave a spiritual dimensions to the constitutions, और जिस तरह से उन्होंने मिल के काम किया, एक बहुत ही अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रेजेंट किया। अलग अलग नज़रिया, डायमेंशंस वी कैन सी डिफरेंट इन डिफरेंट व्यूज़, उनकी अलग अलग सोच हमें समझ में आती है कि इन्होंने कितना मेहनत किया था। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्क इन सिस्टमेटिक, ओपन एंड हारमोनियस वे। सिस्टमेटिक था, ओपन था, किसी से कुछ छिपा नहीं रहा था, और बहुत ही अच्छे से स्मूथली काम हो रहा था। फर्स्टली सेवरल बेसिक प्रिंसिपल्स वर डिसाइडेड, कि सबसे पहले बेसिक प्रिंसिपल्स क्या चाहिए, उसमें एग्री हुई। फिर दैट ड्राफ्ट कंस्टिट्यूट किया गया, प्रिपेयर किया गया। ड्राफ्टिंग कमेटी के बाद बी आर अम्बेडकर थे ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड। डिस्कशन किया गया, उसको ड्राफ्ट किया गया, क्लोज बाय क्लोज उसमें ऐड किया गया। कहा गया 2000 अमेंडमेंट्स भी किया गया, चेंजेस किया गया बनाने के बाद भी, कि नहीं ये आगे जाके प्रॉब्लम हो सकता है, इसको अभी चेंज करना है, इसी तरह से। सो इट वॉज बिन कम्प्लीटेड। तो कब हुआ कम्प्लीटेड, ये आपको याद होना चाहिए था। दैट इज़ 2 year 11 month 18 days में ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हुआ। और हमें कब मिला, कब बना, 26 नवंबर को बनकर तैयार हुआ। 1949 इम्प्लीमेंट फोर्स कब हुआ, 26 जनवरी 1950 से शुरुआत हुआ। ठीक है, और सभी चीज़ें जो भी डिबेट हुई कॉन्स्टिट्यूएंट, उस सभी की बुक्स बना के रखी गई। इन फ्यूचर को चाहे तो उस बुक्स को देख के समझ सकते हैं कि इसमें कितना ज़्यादा डिबेट्स हुआ था। तो इसी तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हुआ। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। इसे एक बार अच्छे से आप चैप्टर्स खुद भी रीड कर लें और समझने की कोशिश करें। टिल देन टेक केयर एंड कंप्लीट योर वर्क ऑफ द प्रीवियस क्लासेस व्हाट वी हैव डन। थैंक यू।